नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। मैं पायल शाह आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि किस प्रकार से अर्थ अपने वाइब्रेशन शिफ्ट कर रही है और किस प्रकार से 3D से 5D फ्रीक्वेंसी जनरेट होती जा रही है। इस सतयुग के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो है वो है आने वाली पीढ़ी, यानी कि अब जो जन्म लेने जा रहे हैं बच्चे, उनका भविष्य, उनका जीवन, कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए या उनको कैसे माँ बाप ऐसे हायर सोल्स को अट्रैक्ट करें कि आने वाले जो सोल्स हैं, आने वाला जो भविष्य है, जो बच्चे हैं जो जन्म लेंगे, वो ऐसे हायर सोल्स जन्म लेंगे कि जिनके प्रयत्नों से ये पूरी धरती शिफ्ट होगी, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसको समझते हैं। दो व्यक्ति शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद बिना सोचे समझे, बिना एडजस्टमेंट लिए या फिर उसी संघर्ष के चलते हुए वह बच्चा पैदा कर लेते हैं। जब बच्चा कंसीव करते हैं उस समय भी विदाउट एनी थिंकिंग और विदाउट एनी प्लानिंग वो बच्चे को बड़ा भी करते हैं। उस समय हो सकता है दोनों के आपसी मेल मुटाव ना हो, दोनों के बीच में अनबन हो, माँ शायद डिप्रेसिव मोड में भी हो, एंगर में भी हो, एडिक्शन में भी हो, बहुत सी अपोजिट सिचुएशंस भी होती हैं और वही बच्चा उसी एनवायरनमेंट में पैदा होता है। पैदा होने के बाद भी प्रॉपर वेलकमिंग या एक्सेप्टेंस नहीं होता है उस बच्चे के लिए। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से जुड़े नहीं होते हैं, सोशल कंडीशंस बहुत ऑपोजिट होती हैं और बच्चा यहाँ पे इसी कंडीशन में, इसी वातावरण में बड़ा होता है। आज तक मेरी स्टडी में मैंने जितने भी केसेस हैंडल किए हैं या मैं अपनी भी खुद की लाइफ को अगर मैं स्टडी करके आपको बताऊं, जितनी मैंने स्टडी की है, जितना मैंने समझा है या जितने केसेस मैंने हैंडल किए, एक पर्सन ऐसा नहीं मिला है मुझे जो कहेगा कि उनका चाइल्डहुड वुंडेड नहीं था या उनके माँ बाप के बीच में किसी प्रकार की अनबन नहीं थी। माँ बाप की अनबन बच्चा सफर कर रहा है। देखने जाए तो ये तीनों के सामूहिक कर्मा है ना। माँ बाप की सोल और बच्चे की सोल, इन तीनों की ट्रायंगल स्टोरी है, तीनों के सामूहिक कर्मा है। माँ बाप बच्चे को चूज करते हैं और बच्चा माँ बाप को चूज करता है ताकि तीनों के आपसी कर्मा को रिजॉल्व किया जाए। बट फिर भी अगर माँ बाप चाहे तो ऐसे हायर सोल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो उनका जीवन भी सार्थक करें और वो बच्चे देश का और पृथ्वी का भविष्य बन पाए, वो अपने जीवन को भी सार्थक कर पाए, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, जितने पीढ़ियों से हम देखते हैं, हमारे बाप दादाओं को, हमारे पितरों पूर्वजों को, सबको देखते हैं, बस वो संघर्ष में जीते चले गए। जब सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था या कलयुग आया, सतयुग में चीजें ऐसी थी कि जहाँ पे प्रेम भाव था, जहाँ पे समर्पण था, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति बहुत निष्ठा थी और एक्सेप्टेंस था। मतलब कि पुरुष अपनी स्त्री को समर्पित होता था, स्त्री अपने पुरुष को समर्पित होती थी। हमारे ऋषि मुनिया या उनकी पत्नियों को हम देखेंगे तो वो जीवन निर्वाह तो साथ में करते ही थे, पर उच्च विचार भी रखते थे और एक दूसरे को समर्पित भी होते थे, एक दूसरे के जीवन में योगदान भी देते थे और उनके बच्चे भी उतने महान गुणों को लेकर पैदा होते थे। पर धीरे धीरे जिस प्रकार से द्वापर, त्रेता और कलयुग की तरफ हम बढ़े, उनके जो गुण थे उनमें क्षतियां आने लगी। लोभ, राग, द्वेष, मोह, माया जैसे बंधनों ने इनको ग्रसित करते गए। हम वही सोल्स हैं जो सतयुग में थे, हम वही सोल्स हैं जो द्वापर में और त्रेता में थे और हम वही सोल्स हैं जो सतयुग से आज कलयुग में भी आए हैं। हम ही हैं जो सतयुग में भी जिए थे, हम ही हैं जिन्होंने उच्च गुणों को धारण भी किया था और हम ही हैं जो आज हम ग्रसित भी हो रखे हैं। क्या इन गुणों को हम वापस साफ नहीं कर सकते हैं? हमारे इन दुर्गुणों को आज हम साफ नहीं कर सकते हैं? शुरुआत कहाँ से की जा सकती है? अगर समझ लीजिए कि आप पूरी साइकिल को प्योरीफाई करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से की जाएगी?
जो ऑलरेडी बूढ़े हो रखे हैं, वो उनमें परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अब उनकी जीवन शैली, उनकी आदत, उनके विचार, वो उनका एक अस्तित्व बन चुका है। बहुत मुश्किल है कि जो बूढ़े हो चुके हैं उनमें परिवर्तन ला पाएंगे। जो आने वाले हैं, उनका भविष्य जो आज है उनके हाथ में है। तो परिवर्तन इस साइकिल में शुरू किया जा सकता है आज के यंग जनरेशन से, जो आने वाले समय में पति पत्नी या माँ बाप बनने वाले हैं। अगर वहां से हम इनिशिएट करना शुरू करें, अगर ये सोल्स, ये जनरेशन अगर इनिशिएट करना शुरू करे, तो अपनी शुद्धि करेंगे, खुद के क्लिंजिंग करेंगे, खुद के दोषों को निकालेंगे और सात्विक गुणों को अपनाएंगे। ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में जो उन्हीं के सोलमेट्स हों या काउंटर पार्ट्स हों, जिनके बीच में बहुत प्रेम हो, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी कार्मिक से शादी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि चुन चुन के किसी को ढूंढना है, नहीं। जब आपने अपनी शुद्धि करनी शुरू कर दी, अपने अंदर के उन लेसन्स को लर्न कर लिया, दोषों को निकाल दिया, अपने अंदर परिवर्तन ला दिया, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उनमें वही सोल्स आएंगे जो आपको मैच करेंगे। आपकी इक्वल फ्रीक्वेंसी में जो मैच करेंगे वही सोल्स आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप टॉक्सिक हैं, अगर आप नार्सिसिस्ट हैं, या आपके अंदर उन नेगेटिव जो जिसे कहेंगे गुण है, अगर आप इसी फ्रीक्वेंसी में हैं, आपके लिए दुनिया, व्यक्ति, परिस्थितियां या चीजें सब कुछ नेगेटिव वे में है। आपके पास वो दृष्टि नहीं है कि आप दुनिया को या यूनिवर्स को सेफ और सिक्योर प्लेस के रूप में देख पाए, लोगों को अच्छा देख पाए, आपके ही अनुभव बचपन से वुंडेड रहे हों, तो आप ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो लेसन्स आपने बचपन में अनुभव किए, जो सबक माँ बाप के रिश्तों से आपने लिया, वैसे ही पार्टनर आप अपने जीवन में भी लाएंगे। अगर माँ बाप के रिश्ते सही नहीं होंगे तो बच्चे के पास कभी भी विजन नहीं होगा कि पार्टनर लवेबल हो सकता है। अगर फादर ने मदर को कभी सपोर्ट नहीं दिया है तो डॉटर को हमेशा यही होगा कि पार्टनर सपोर्टिव कभी नहीं रहेगा। अगर बेटे ने देखा है कि माँ और बाबा की कभी नहीं बनी है तो बेटा अपनी वाइफ के साथ का रिलेशन कभी भी उतना मैच्योर लेवल पे नहीं ला पाएगा। लेकिन हम हमारे पेरेंट्स को नहीं बदल सकते हैं, ना हम आने वाले फ्यूचर को बदल सकते हैं, क्योंकि आपका कल आपकी आज को बना रहा है और आपका आज आपकी आने वाली कल को बना रहा है ना। तो ये तो कंटिन्यू चला जा रहा है। आपके पास सिर्फ आज है, आपके पास सिर्फ आज है। आज अगर आपने अपनी क्लींजिंग करनी शुरू कर दी, आपने अपने अंदर की भावनाओं को बदलना शुरू किया, आपने अपने विकास, अंदरूनी विकास को करना शुरू किया, सही दृष्टिकोण अगर आपने डेवलप कर लिया, तो सोचिए कि आप उस हायर फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, जहां से आपके जीवन में आने वाले व्यक्ति हमेशा आपको सर्व करेंगे। हमने शिव और शक्ति को देखा है, हमेशा शिव अपनी शक्ति को समर्पित है ना। ये जगत शिव और शक्ति के उदाहरण से चलता है, कृष्ण और राधा के उदाहरण से चलता है। तो आप देखेंगे राम और सीता ने में भी प्रेम अटूट था, लेकिन सामाजिक उदाहरणों के लिए उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए थे। पर देखने जाए तो उन दोनों आत्माओं का एक दूसरे के प्रति प्रेम तो अटूट था। तो हमने जिनकी पूजा की, आज भी राम और सीता भले अलग हुए थे पर पूजा तो उनकी की जा रही, यानी कि पुरुष के साथ स्त्री की पूजा भी की जा रही है। शिव के साथ शक्ति को हमेशा पूजा जाता है, कृष्ण के साथ राधा को हमेशा पूजा जाता है। तो पुरुष हमेशा स्त्री को समर्पित होता है, स्त्री हमेशा पुरुष के अधीन होती है। पर आप किसके अधीन हो पाएंगे, किसको समर्पित हो पाएंगे? जो अधूरा है उसको, या जो पूर्ण होगा उसको? स्त्री कभी भी अधूरे पुरुष को अधीन नहीं हो पाती है, और पुरुष कभी भी अधूरी स्त्री को समर्पित नहीं हो सकता है। दोनों को आपस में पूर्ण होना पड़ेगा, अपने आप में पूर्ण होना पड़ेगा। और जिस दिन जो स्त्री या जो पुरुष अपने आप में पूर्ण हो गई, उनके सामने हमेशा पूर्ण व्यक्तित्व ही आएगा। अगर जो अधूरा है, मेरे डर होंगे तो मुझे डराने वाले सामने आएंगे, मेरे अंदर किसी प्रकार का गिल्ट होगा तो कोई मुझे अब्यूज करेगा,
मेरे अंदर अगर गुस्सा भरा पड़ा होगा तो मेरे साथ कोई अन्याय करेगा और उसका गुस्सा मुझे आएगा, क्योंकि गुस्सा मेरे अंदर पड़ा है। अब उसको बाहर निकालने के लिए किसी को मेरे साथ अन्याय, इनजस्टिस करना पड़ेगा, तब जाके वो गुस्सा निकलेगा। इनसिक्योरिटी मेरे अंदर पड़ी है, कोई व्यक्ति मेरे सामने आएगा और मेरे सामने ही चला जाएगा मुझे छोड़कर, वो इनसिक्योरिटी, वो दर्द मेरे अंदर से बाहर आएगा। तो जब तक मैं अधूरी हूं, जब तक मैं ग्रसित हूं, तभी तक मेरी फ्रीक्वेंसी में ऐसे व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। अगर मैंने अपने आप को पूर्ण करना शुरू कर दिया, मैंने अपने अंदर को के दोषों को देखकर निकालना शुरू कर दिया, मैंने आध्यात्म अपनाना शुरू किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, और मैं पूर्णता की अवस्था में जा रही हूँ जहां पे मेरा कप फुल है। अब मैं किसी इमोशनल चार्ज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रही हूँ। इमोशनल चार्ज यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार से मैं इंस्टेंटली डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट करती हूँ। यानी कि किसी ने कुछ व्यवहार किया और मुझे गुस्सा आ गया, ये गुस्सा जो है वो मेरा इमोशनल चार्ज है। मुझे इंस्टेंट फील होगा कि वो व्यक्ति मेरे साथ कुछ चीट कर रहा है या अन्याय कर रहा है, तो गुस्सा मेरा रिएक्शन है, और रिएक्शन मेरा इमोशनल चार्ज है, एंगर, और ये एंगर है मेरा डिफेंस मैकेनिज्म। अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो मुझे लगेगा वो व्यक्ति मेरे साथ मिसबिहेव करता रहेगा, तो मैं अपने गुस्से से खुद को प्रोटेक्ट करती हूँ। तो इसी प्रकार के कितने स्वभाव हमने हमारे जीवन में बना के रखे हुए हैं, कितने इमोशनल चार्ज हैं हमारे, और कितने डिफेंस सिस्टम हमने क्रिएट कर रखी हुई है जिससे हम लोगों के साथ डील करते हैं। और इन्हीं इमोशनल चार्ज से हम कार्मिक पैटर्न्स को जनरेट करते जाते हैं। इतने कर्मा जनरेट कर चुके होते हैं कि हर एक व्यक्ति अब हमें वही दिखाई देता है, उसी प्रकार के बिहेवियर हमारे साथ होते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिपीटिव पैटर्न्स, है ना। एक ही प्रक्रिया बार बार होती है, एक ही प्रकार के अनुभव बार बार हमारे साथ हो रहे हैं, और इसी के चलते हम पेनफुल सिचुएशन में चलते जाते हैं, पेनफुल सिचुएशन में और ग्रसित होते जाते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो आपस में बहुत आकर्षण होता है, बहुत प्यार होता है, और एक दूसरे के साथ जीवन जीने के वादे और सपने होते हैं। धीरे धीरे फिर क्या होने लगता है कि उन्हीं दो प्यार करने वाले व्यक्तियों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और जजमेंट क्रिएट हो जाते हैं। अब वही व्यक्ति जो उस दुनिया में सबसे प्यारा लग रहा था, उसके प्रति नफरत पैदा हो जाती है। पर बंधन में बंधे हुए हैं, सामाजिक लिमिटेशंस में हो, आप नियमों के अधीन हो और लोगों के घिरावे में हो, आप यहाँ से छूट नहीं पाते हो, भाग नहीं पाते हो, आप जिंदगी को घसीट रहे हो। बिना जाने ही कब बच्चा भी पैदा हो जाता है, उसी विक्टिम फॉर्म में आप बच्चे को डेवलप भी करते हो, उसे पालते पोसते हो, और वह बच्चा फिर देश का भविष्य या पृथ्वी का भविष्य बन जाता है। उस बच्चे का भविष्य भी खतरे में है और धरती का भविष्य भी खतरे में है। इस प्रोसेस को अगर आपने सोच समझ के अप्लाई किया, खुद को पहले क्लीन कर दिया, खुद के ऊपर भरपूर काम कर लिया, अपने वाइब्रेशंस को शिफ्ट कर दिया, तो आपके जीवन में आने वाले व्यक्ति भी ऐसे ही आएंगे जो आपको समझेंगे, आपको समर्पित होंगे। आप उस पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री को समर्पित या अधीन हो पाएंगे। और उसके बाद जब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो एक ही दिशा में, एक ही आवाज के साथ, एक ही विषय या एक ही विजन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। उस समय पे प्लान करेंगे अगर आप बच्चे को, तो सोचिए माँ बाप के बीच में प्रेम हो, दोनों माँ बाप सोच रहे हैं कि हम बच्चे को पैदा करेंगे, वह बच्चा यानी कि ऐसी हायर सोल, ऐसे दिव्य माँ बाप के पेट से, कोख से, घर में उनकी जन्म लेना चाहती हैं। जब प्रेगनेंसी के कुछ महीने, 9 महीने जब माँ बच्चे को पेट में कैरी करती हैं, तो उस समय पे फादर मदर को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ प्यार भरा व्यवहार होता है, फादर उस बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या मदर हमेशा लव फीलिंग से या एक्सेप्टेंस से उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में होल्ड करती है। हर समय माँ अपने जॉय, आनंद और अपनी पीस का ध्यान रखती है, और घर के सभी व्यक्ति उस औरत का ध्यान रखते हैं जो आने वाले भविष्य को अपने पेट में रखकर चल रही है। तो सोचिए माहौल क्या हो सकता है। उस बच्चे को हर रोज हमारी भारतीय संस्कृति या फिर आध्यात्म के विषय में ज्ञान दिया जाए। बच्चे माँ की फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, और बच्चे माँ से भी ज्यादा बाप के टच को रिस्पॉन्स करते हैं। जब फादर
अपने बच्चे को स्पर्श करता है, माँ की बेली को टच करता है, तो बच्चा फादर का टच स्पॉन्टेनियसली वो फील करता है, वो डबल रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इजीली फादर के टच को वो एक्नॉलेज करता है और उसे पता चलता है कि हाँ, मैं वेलकम फील कर रहा हूँ, मेरे आने से मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, वो बहुत लविंग और केयरिंग है। प्रेम की भाषा वो सबसे पहले सीखेगा। बच्चा पैदा होने के बाद उसको जो माहौल मिलेगा एक्सेप्टेंस का, सॉफ्टनेस का, या जो स्वीकार भाव का, बच्चा उसी प्रकार से दूसरों के साथ व्यवहार करेगा। उसका भविष्य हमेशा सुरक्षित लगेगा उसे। कभी वो कंपटीशन में नहीं जाएगा, कभी वो किसी प्रकार की वीकनेस वाली सिचुएशंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और वो हर हर परिस्थिति में खुद को सबसे आगे पाएगा। वो सर्व करना सीखेगा, वो सबको प्रेम देना सीखेगा, और ऐसे भविष्य का निर्माण करेगा कि जब माँ बाप का प्रेम भरा रिश्ता देखा है बच्चे ने, अपने जीवन में भविष्य में आने वाले रिश्तों को भी वो प्रेम भरे व्यवहार से ही परिपूर्ण करेगा। वह आने वाली अपनी पीढ़ी को भी उसी प्रेम से सींचेगा। सोचिएगा, कभी कल्पना करिएगा, अगर इस प्रकार से शुरुआत की जाए तो आने वाला जो समय है वो पूरा शायद बदल जाएगा। पर ये योगदान हम सबके मिलने से होगा, ये योगदान हम सबको करना पड़ेगा, है ना। सबका हिस्सा, सबका योगदान, और वही आने वाले भविष्य को निर्मित करेगा। सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। शायद ये वाक्य मैंने अब सही बोला, शायद आगे दो वाक्य गलत बोल दिए, शायद ये वाक्य अब मैंने सही बोला कि सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, सबको अपने वाइब्रेशंस को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो भी ऑलरेडी माँ बाप बन चुके हैं, जिनके बच्चे पैदा हो चुके हैं पर उनका बचपन स्पॉइल हो चुका है, वो भी आज अगर हीलिंग करना शुरू करें तो आने वाले कुछ समय में ऑलरेडी जो पास्ट आपका ब्लॉक्ड हो रखा था, या पास्ट के गिल्ट से आप जीवन जी रहे थे, जिनके बच्चे बड़े हो चुके पर पास्ट का गिल्ट अभी भी बच गया, वो क्लीन कर सकते हैं, अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मोटिव कर सकते हैं। जो ऑलरेडी बच्चे बड़े हो चुके हैं वो इनिशिएटिव ले, तो आने वाले समय में आने वाले बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। और जो अभी छोटे बच्चे हैं, जो अभी जन्म ले चुके हैं बट छोटे हैं, अगर माँ बाप चाहे तो उनका भविष्य भी सुधार सकते हैं। और जो ओल्ड एज पे चले गए हैं, वो बाकी का जीवन खुद को क्लीन करने में अगर बिताए, अपने वाइब्रेशंस को चेंज करे, या लर्न करने वाले लेसन्स को अगर लर्न कर ले, तो आने वाले जीवन में संभावित परिस्थितियों को लेकर आएंगे जो उनको सर्व करेगी, जो पीसफुल लाइफ वो जनरेट करेंगे। तो इस प्रकार से हर एक एरिया से हर एक व्यक्तियों का जीवन बदला जा सकता है। पर इनिशिएट कौन करेगा? व्यक्ति को खुद के लिए इनिशिएट करना पड़ेगा। सब कुछ अवेलेबल है, जिनको जो चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। हर तरफ नजर करेंगे आपको सर्विस मिल रही है ना। इनिशिएट करना, चॉइस बनाना, डिसीजन लेना, अब ये आपका काम है। तो इस विषय पे सोच विचार जरूर करिएगा। धन्यवाद।